नमस्कार, कैसे रही आपकी नई वर्ष। चलिए आज हम लोग पर्यावरण पे थोड़ी चर्चा करते हैं। पिछली जो हमारी पर्यावरण की जो चर्चा थी, उस चर्चा में हमने आपको बताया था कि कोई भी जो पारितंत्र है उसमें कौन कौन से घटक होते हैं और वो किस प्रकार से एक दूसरे से लिंकेज होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये जो आपके सामने एक सिस्टम बना हुआ है और उसमें मैंने आपको बताया कि जैविक घटक कौन से होते हैं, उत्पादक, हरे पौधे पेड़ पौधे होते हैं, उपभोक्ता, 3 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, और लास्ट में मैंने अपघटक बताया था। तो इस प्रकार से हम लोगों की जो चर्चा थी वो यहाँ तक पहुँची थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ पॉइंट्स और बताए, जैसे स्वपोषी मैंने बताए थे, परपोषी आपको बताए थे, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी, यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। आइए बिंदु नंबर 51 से हम लोग चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। अब इसमें लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या होते हैं, अर्थात किसी भी पारितंत्र का ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है, और आप कह सकते हैं कि इसकी उत्पादकता क्या है, ठीक है। तो इसकी उत्पादकता को समझने के लिए, इसकी ऊर्जा प्रोडक्शन को समझने के लिए हमें कुछ शब्दों को यहां पर समझना होगा। मैं इसको साफ कर देता हूं। कोई भी इकोसिस्टम आप ले सकते हैं, कोई भी परितंत्र ले सकते हैं, इसमें कोई ये बाध्यता नहीं है कि हम वो इकोसिस्टम लेंगे या वो इकोसिस्टम लेंगे। जितने भी इकोसिस्टम हैं इस दुनिया के, चाहे वो नेचुरल इकोसिस्टम है या वो मैन मेड इकोसिस्टम है, सबकी अपनी उत्पादकता है। और किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। एक स्टेप से सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप लगातार ऊर्जा ट्रांसफर होती है, और साथ में ऊर्जा ट्रांसफर होता है, और साथ में जो पोषक तत्व हैं, जो खनिज तत्व हैं, उनका भी ट्रांसफर होता है, उनका भी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में गमन होता है, और यही चक्र, जैविक चक्र चलता रहता है। अब किसी भी इकोसिस्टम की उत्पादकता क्या होती है, एक प्रश्न तो ये है, और दूसरा प्रश्न ये है, क्या संसार के सारे इकोसिस्टम हैं, उनकी उत्पादकता समान होती है या अलग अलग होती है। तो आप ये कहेंगे कि दुनिया में बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, उनकी उत्पादकता समान नहीं होती है, सबकी उत्पादकता अलग अलग होती है। एक बात। दूसरी बात, सबकी उत्पादकता अलग अलग क्यों होती है, तो उसका उत्तर यह है कि जो उत्पादक होते हैं प्रकृति में, किसी भी इकोसिस्टम के जो पहले घटक हैं वो उत्पादक हैं, तो उत्पादक के अंदर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता अलग अलग होगी। उसी हिसाब से उस इकोसिस्टम की उत्पादकता अलग अलग होगी। जैसे उत्पादक के रूप में हम पेड़ पौधों को जानते हैं, हरे पेड़ पौधे। यहां मैं हरे पेड़ पौधे शब्द लगा रहा हूं, इसका सीधा सीधा आशय यह है कि जो सूखे पेड़ पौधे होंगे, जो सूखी लकड़ी आपके आसपास पड़ी है, वो उत्पादन नहीं करेगी, वो निर्जीव हो चुकी है। हरे पेड़ पौधे ही सजीव हैं, उनमें ही जीवन है, और जो जीवन है, जो सजीव है, वही उत्पादन करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं हरे पेड़ पौधे, सूखे पेड़ पौधे नहीं। तो हरे पेड़ पौधे, घास, कुछ भी उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन को ही हम उस इकोसिस्टम की उत्पादकता कहेंगे। अगर मान लीजिए किसी इकोसिस्टम में छोटी छोटी घास है, आप ये मान लीजिए कि फाइटोप्लैंक्टन्स है, पानी का इकोसिस्टम है, जल का इकोसिस्टम है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, तो वो कितने होंगे, वो कितना उत्पादन करेंगे। और एक घना जंगल है, अमेजन नदी का, नील नदी का घना सा जंगल है,
या हम मान लीजिए हमारे सुंदरवन का डेल्टा वाला एरिया है, उसका इकोसिस्टम है, तो वहां तो हरे पेड़ पौधों की भारी बड़ी मात्रा है, तो उनकी उत्पादकता भी ज्यादा होगी। जहां घने जंगल होंगे उनकी उत्पादकता उतनी ही ज्यादा होगी, और जहां सघनता कम होगी वनों की, पेड़ पौधों की, वनस्पति की, तो वहां की उत्पादकता भी कम होगी। अब इसकी उत्पादकता यानी उत्पादन करना, उत्पादन पेड़ पौधे क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो ही उत्पादक होते हैं। हरे पेड़ पौधे ही हमारे उत्पादक होते हैं। ये उत्पादक हैं, संसार के यही उत्पादक हैं। चाहे वो जलीय इकोसिस्टम हो या वो स्थलीय इकोसिस्टम हो, उत्पादक की भूमिका में तो हरे पेड़ पौधे हैं। और ये उत्पादन का मतलब क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और उसमें ये लोग ये प्रकाश संश्लेषण में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। और क्या बनाते हैं? जल का प्रोडक्शन भी होता है। तो ये सब प्रक्रिया है पूरी, जो लास्ट में उन्होंने जो कार्बोहाइड्रेट बनाया है, जो ऊर्जा बनाई है, उसे हम क्या कहेंगे? इस हरे पेड़ पौधों वाले इकोसिस्टम की उत्पादन कहेंगे, प्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन उत्पादकता निकालनी है तो उसके लिए हमें एक निश्चित क्षेत्र की बात करनी पड़ेगी, एक निश्चित इकाई क्षेत्र। जैसे मान लीजिए इसमें उत्पादकता के मायने बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? जैसे मान लीजिए ये कोई स्थान है, क्लियर? ये कोई छोटा सा स्थान है और यहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ये हरे पेड़ पौधे हैं, सघनता है, एरिया कम है, पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा है। मान लीजिए इस एरिया में पेड़ पौधों की संख्या 100 है और ये स्थान A है। अब मान लीजिए एक स्थान B है जिसका एरिया ज्यादा है, इसके पीछे एरिया ज्यादा है, पेड़ पौधों की संख्या वही 100 है, तो इसके उत्पादन में तो समानता होगी, क्योंकि 100 पेड़ पौधे यहां पर है, 100 पेड़ पौधे यहां पर है, तो उत्पादन तो दोनों का समान होगा। लेकिन उत्पादकता में अंतर होगा। उत्पादकता सबसे ज्यादा एक ही होगी, और भले ही संख्या 100 है पेड़ पौधों की, पर इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी, क्योंकि यहां पर ये जो पेड़ पौधे हैं वो विरल हैं, कम घने हैं, सघन नहीं है। इसीलिए प्रति इकाई क्षेत्र में देखा जाए, जो प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए देखा ही जाता है, तो बी वाले एरिया की प्रोडक्टिविटी कम होगी और ए वाले एरिया की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो एरिया कम है, पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा है। यहां पेड़ पौधों की संख्या तो पहले वाले जैसी ही है, लेकिन यहां एरिया ज्यादा है, इसीलिए इस एरिया की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो अब इसमें हम लोग मेन चीज है कि जब हम प्रोडक्टिविटी निकालनी होती है तो हम क्या देखते हैं? इकाई क्षेत्र को देखते हैं, और उस इकाई क्षेत्र में उत्पादकों की कितनी संख्या है उस हिसाब से हम किसी भी क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। तो उदाहरण आप इसे परिभाषा देखिए बिंदु नंबर 51 में, तो आपकी समझ में और आ जाएगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषित हरी पत्ती वाले ऑटोट्रॉफ पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में संचालित या स्थिरीकृत ऊर्जा या जैविक पदार्थों की सकल यानी संपूर्ण मात्रा को पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता या किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य कहते हैं। तो यहां
एक निश्चित एरिया है, एक कांस्टेंट एरिया है और प्लस कांस्टेंट टाइम है। क्लियर? जैसे मान लीजिए इसका भी हम 1 ईयर लेते हैं, एक्चुअली में 1 वर्ष का निकालते हैं हम अमूमन, तो 1 वर्ष इसका ए ले लिया और इसका भी 1 ईयर ले लिया, तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? ए की। समय तो निश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि इसका 1 साल का, इसका 20 साल का, तो कैसे तुलना होगी? तो प्रति इकाई क्षेत्र प्रति समय में वहां पर जो उत्पादक है उनके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है उसको उसकी उत्पादकता कहते हैं, एक निश्चित समय में एक निश्चित एरिया में। ये कहानी इतनी समझ में आ गई? अगर ये कहानी समझ में आ गई है तो आगे की कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे सबसे पहला शब्द है एनपीपी। अभी एनपीपी क्या है? एनपीपी क्या है जरा इसको समझिए। ये सब प्रोडक्शन से संबंधित ही शब्द हैं, है ना? हर एक पेड़ पौधे, ऑटोट्रॉफ, कुछ भी बोल दीजिए आप उनको, उत्पादक, प्रोड्यूसर किसी भी इकोसिस्टम में होते हैं। अब इसमें शब्द आया है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, इसको बोलते हैं एनपीपी। एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ये क्या होता है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। तो इसमें एक शब्द और आता है, जरा उसको समझ लीजिए। एक आता है सकल प्राथमिक उत्पादन। सकल प्राथमिक उत्पादन, इसको बोलते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। तो ये ग्रॉस आ रहा है, ये नेट आ रहा है, इन दोनों में गहरा संबंध है। सबसे पहले आप अगर इसको समझ लेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। सकल प्राथमिक उत्पादन का मतलब है कि प्राइमरी तौर पर पेड़ पौधों के द्वारा जो उत्पादन होता है, कुल उत्पादन जो होता है, उसको हम बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादन। यानी हम अगर इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं तो ये बोलते हैं कि सकल घरेलू उत्पादन, यानी कुल हमारे, जैसे मान लीजिए कुल हमने 10 कुंटल गेहूं पैदा किया, तो हमारा जो कुल उत्पादन है वो 10 कुंटल हो गया। टोटल हमारा जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो हमारा 10 कुंटल है। लेकिन कोई ये कहे कि नेट प्रोडक्शन आपका क्या रहा, तो उस 10 कुंटल में हो सकता है कि 1 कुंटल मेरा बीज लग गया हो, 10 कुंटल पैदा करने के लिए 2 कुंटल मेरा बीज लग गया होगा, उसमें मेरी लागत लगी होगी। तो अगर मैं ग्रॉस प्रोडक्शन में से अपनी लागत को घटा दूं तो मेरा नेट प्रोडक्शन आ जाएगा, एनपीपी। यानी नेट, यहां बोलो तो एनपीपी और वहां बोलो तो नेट प्रोडक्शन आ जाएगा मेरा, मुझे लागत घटानी पड़ेगी। तो ग्रॉस प्रोडक्शन जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे कोई लागत वागत नहीं घटाते, जो विजुअल हमको हो रहा है, जो हमको दिख रहा है प्राइमरी तौर पर, वही उत्पादन हम लोग काउंट कर लेते हैं, तब उसको हम बोलते हैं जीपीपी। अगर हम जीपीपी में से पेड़ पौधों के संदर्भ में बात कर रहा हूं, वहां तो कुंटल वाली बात तो होगी नहीं। जीपीपी में से पेड़ पौधों के द्वारा जो ऊर्जा खर्च कर ली गई है अपने स्वयं के लिए, मान लीजिए मैं घर पर रोटी बनाता हूं, टिफिन देने जाता हूं, तो वो रोटी मैं खुद भी खाऊंगा, खुद खाने के बाद में जो बचेगा उसे टिफिन के रूप में देने जाऊंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं दूसरों के लिए टिफिन सेट कर रहा हूं, खुद खाना नहीं खा रहा हूं, ऐसा तो होता नहीं है। तो पेड़ पौधे बेचारे उत्पादन लगातार दिन रात कर रहे हैं, तो स्वयं की पूर्ति कौन करेगा? पड़ोसी थोड़ी करेगा, उस स्वयं को करनी पड़ेगी। तो वो अपने श्वसन में ऊर्जा की कुछ मात्रा को खर्च कर लेते हैं, अपनी श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा की कुछ मात्रा को खत्म कर लेते हैं,
प्रयोग कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि जीपीपी में ऊर्जा का उत्पादन उन्होंने 100 यूनिट किया, लेकिन इस 100 यूनिट में से उन्होंने मान लीजिए कि 90 यूनिट का यूज कर लिया अपने श्वसन में, खुद के काम में ले लिया, तो उसका नेट प्रोडक्शन कितना माना जाएगा? 100 में से 90 घटा दो 10। आ रहा है समझ में? इसका मतलब है जीपीपी में से अगर आप श्वसन में नष्ट ऊर्जा घटा दिया, माइनस लगा है ये, तो क्या बचेगा? इज इक्वल टू एनपीपी। क्लियर आ गया? यानी जैसे मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन हुआ 100 यूनिट, श्वसन में खर्च हुआ 90 यूनिट, बराबर कितना बचा? 10। ये 10 क्या है? एनपीपी। 100 क्या है? जीपीपी। ये क्या है? ये श्वसन में खर्च। ये क्लियर आ गया समझ में? इस प्रकार से हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादन भी निकाल सकते हैं, या फिर हम अपना सकल प्राथमिक उत्पादन भी निकाल सकते हैं। तो एनपीपी और जीपीपी को मापने की इकाई क्या होगी? ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। इसे मापने की इकाई क्या होगी? यानी जो शेष 10 बचा है, इसका मतलब है ग्राम प्रति, एरिया लेना पड़ेगा, वर्ग मीटर ले लो, ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति टाइम। टाइम का मतलब ईयर। ईयर आ गया समझ में? ये इसकी यूनिट है मापने की। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों चीजें क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थ। किसी भी इकोसिस्टम में जीवित पदार्थ कौन होते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थ, जीवित पदार्थ, मैं इसको साफ कर रहा हूं, है ना, और अगले पॉइंट को समझा रहा हूं। देखिए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या घास का तंत्र, कुछ भी ले लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पारिस्थितिक तंत्र एक शब्द लिखा है कॉमन, इकोसिस्टम। अब देखिए, मान लीजिए जीवित पदार्थ, किसी भी इकोसिस्टम में जीवित पदार्थ कौन सा होगा? पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सभी क्या हैं? किसी भी इकोसिस्टम के जीवित पदार्थ हैं। तो किसी भी इकाई क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए ये एक इकाई क्षेत्र है, निश्चित एरिया है, ठीक है। यहां पर पता चला कि ये कीड़ा है, कुछ कीड़े हैं, ये कुछ वृक्ष हैं, कुछ छोटी मोटी ये घास है, और एक मान लीजिए ये जंतु है। ये कोई जंतु है ना, ये मान लीजिए कोई जंतु है। ये कोई जंतु है ना, और ये पूरा एक एरिया है, निश्चित एरिया है ना। ये कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी है, ये घास है, ये ठीक है। अब ये एक इकोसिस्टम है। अब इसमें जो जीवित पदार्थ है वो ये हैं, ये सब जीवित पदार्थ हैं। इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थ के सकल भार, सकल मात्रा को जैव पुंज या बायोमास कहते हैं। सकल भाग, सब संपूर्ण भाग को, यानी इसमें जितने भी जीवन हैं, जितने भी जीवित पदार्थ हैं, उनके टोटल भार को, सकल भार को, सकल मात्रा को हम कहते हैं जैव पुंज, या इसको कहते हैं बायोमास।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको जरा मैं आपको बता दूं कि बायोमास क्या होता है। आपसे पूछ ले कोई कि बायो भार क्या होता है, जी जैव भार क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक शब्द और आता है जैव भार। अब जैसे ये एरिया है, प्रति इकाई क्षेत्र निश्चित है, और मान लीजिए जितना भी है आप कह सकते हैं कि ये 2 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, मान लो 2 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, निश्चित है। अब आपसे हमने कहा कि आप इस 2 वर्ग किलोमीटर एरिया का बायोमास बताइए, जैव भार क्या होगा, बायोमास क्या होगा। तो जब क्या बोलेंगे, इसका वेट कर लो, इसका वेट कर लो, इसका वेट कर लो, भार हो गया। पर ऐसा नहीं होता। बायोमास निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इन सारे जीवित पदार्थों को मारना पड़ेगा या उनको सुखाना पड़ेगा। मतलब इन जीवों के अंदर से पानी निकाल दो, पानी निकाल दो बाहर। सुखाने के लिए पानी निकालना पड़ेगा ना। अपनी बॉडी का 70% जो हिस्सा है वो पानी से बना है, तो इसीलिए अपन को पहले बॉडी से क्या करना पड़ेगा, 70% पानी को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आप नेल निकाल लो, अगर किसी में नाखून है वो निकाल दो। तीसरा, आप हेयर निकाल लो। चौथा, उसका ब्लड निकाल दो, चूस लो ब्लड को। क्या समझ रहे हैं आप? इन जीवों के, जैसे मान लीजिए ये सारे के सारे जीव हैं और इनका अपन को जैव भार निकालना है, तो ऐसे नहीं है कि इनको हटा के और तकरीबन तौर पे बता दिया कि साहब इतना भार हो गया, ऐसे नहीं होता। पहले इनमें से ये चीजें निकाली जाएंगी। जैसे मान लो ये हाथी है, हाथी का ब्लड निकाल दो, हाथी के अंदर जितना पानी है उसको निकाल दो, हाथी के अंदर नाखून है तो उसको निकाल दो, अगर ऐसे हेयर है, बाल है, उनको निकाल दो, क्या रह जाएगा, हड्डियां रह जाएंगी, है ना। तो जैविक उसके अंदर जो पदार्थ है वो रह जाएगा, उनको तौला जाएगा, उसको मापा जाएगा, उसको कहते हैं जैव भार, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक, मान लीजिए हाथी है, ठीक है, ये हाथी है, इसका भार मान लीजिए आपने कहा कि साहब इसका भार है 5 कुंटल या 500 किलोग्राम है, ठीक है। तो ये तो केवल इसका भार है, हाथी का भार है। अब आपने कहा सर इसका जैव भार क्या है, तो जैव भार इसका 500 केजी नहीं होगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जैव भार निकालने के लिए, बायोमास निकालने के लिए इसको, इसके अंदर से पानी को निकालेंगे, इसके हेयर को निकालेंगे, बालों को निकालेंगे, इसके ब्लड को निकाल लेंगे, सुखा लेंगे इसको पूरा। सुखाने के बाद में इसका जो वेट आएगा उसको कहेंगे जैव भार, बायोमास। तो इसका भार 500 केजी है, लेकिन बायोमास इसका है मान लीजिए 50 केजी। क्लियर आ गया? तो इस प्रकार से बायोमास, बायोभार किसी का भी निकालना है, यही टेक्नोलॉजी है, यही एक तरीका है जिससे हम बायोमास ज्ञान कर सकते हैं। शुष्क भार भी कहते हैं इसको। हाँ बिल्कुल करेक्ट, याद आ गया मुझे। इसे दूसरा शब्द इसके लिए शुष्क भार भी कहते हैं, ड्राई वेट भी कहते हैं इसको, ये ड्राई वेट, करेक्ट। शुष्क भार, जैव भार, जैव, ये सब बायोमास एक ही शब्द है। समस्त भूतल के बायोमास की मापन का कार्य RH विटेक्स और GM वुडवेल ने किया था। ये वैज्ञानिक का नाम है, आपको बहुत ही शालीनता के साथ याद रखना है कि बायोमास की जो थ्योरी है वो किसने दी है, तो RH विटेक्स ने दी है। विटकर भी नाम है कहीं कहीं इसका, विटकर, विटेक्स लिखा है यहां पर, विटकर भी नाम है इसका, विटकर है ना। तो विटकर नाम भी लिया जाता है,
और विटेक्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है, GM वुडवेल एक इनके साथी थे, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया था, ये हाथी वाला सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला और आहार जाल के द्वारा जीव पारस्परिक निर्भर होते हैं। इस आधार पर पोषण स्तरों को स्पष्ट करने के लिए 3 पिरामिडों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम की हम चर्चा करें, पूरे के पूरे इकोसिस्टम की चर्चा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने भी घटक हैं इकोसिस्टम के, चाहे वो प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर हो, या फिर प्राथमिक कंज्यूमर हो, सेकंड कंज्यूमर हो, थर्ड कंज्यूमर हो, या फिर उसमें डिकम्पोजर हो, अपघटक हो, सभी के सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं और एक दूसरे पर निर्भरता है। और इसी कनेक्टिविटी, इसी निर्भरता में एक संबंध तय हो जाता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है, उसको हम पिरामिड के रूप में दिखा देते हैं। ठीक है, पिरामिड के रूप में हम एक खाद्य श्रृंखला को बताते हैं। खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन। जैसे मान लीजिए पिरामिड शब्द आया, पिरामिड्स, पिरामिड्स की परिभाषा अगर आपको देनी हो तो आप ये कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला को चित्रण के माध्यम से बताना ही पिरामिड है। किसी भी खाद्य श्रृंखला को चित्र के माध्यम से हम बताएं तो उसी को हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आपने कहा सर खाद्य श्रृंखला क्या है, तो वैसे तो आप जानते हैं, फिर भी बता देता हूं। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में कौन आते हैं, उत्पादक। उत्पादक को खाने का भोजन के रूप में कौन लेता है, प्राथमिक। उपभोक्ता, इनको खाने के रूप में कौन लेता है, द्वितीयक। उपभोक्ता, इन्हें खाने के रूप में कौन लेता है, तृतीयक। उपभोक्ता, इन्हें कौन खाता है, चतुर्थ उपभोक्ता। पंचम उपभोक्ता, यानी 5 तक ये कंज्यूमर हो सकते हैं। और लास्ट में कौन होते हैं, डिकम्पोजर यानी अपघटक। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी इकोसिस्टम में उत्पादक, तो ये कांस्टेंट है, हर इकोसिस्टम में उत्पादक होंगे। ध्यान रखना, हर इकोसिस्टम में उत्पादक होंगे, लेकिन उत्पादक की गारंटी नहीं है कि वो कितने होंगे। सॉरी, उत्पादक तो ये कांस्टेंट है, लेकिन जो उपभोक्ता है वो हर एक इकोसिस्टम में समान संख्या में होंगे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता 2 ही हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो जितने ज्यादा उपभोक्ता होंगे उतनी लंबी खाद्य श्रृंखला होगी, और जितनी लंबी खाद्य श्रृंखला होगी हमारी इकोलॉजी के लिए उतना ही अच्छा है, हमारा इकोसिस्टम उतना ही विकसित होगा, हमारी जो नेचुरल पावर है उतनी ही ज्यादा होगी। यानी हमारे पर्यावरण के लिए वो सबसे अच्छा क्षण है, वो सबसे अच्छी स्थिति है जब कोई फूड चेन लंबी हो। क्योंकि फूड चेन लंबी होने का मतलब है कि उस चेन के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं वो जिंदा हैं, वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जनसंख्या आगे बढ़ा रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो हमारी जैव विविधता सुरक्षित है। ये चीज क्लियर, हमारी जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी सुरक्षित है। क्योंकि बायोडायवर्सिटी इस समय पूरी दुनिया का प्रश्न है, पूरी दुनिया बायोडायवर्सिटी को बचाने में लगी हुई है। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक साथ रह रहे हैं इस धरती पर, उसे हम क्या कहेंगे, डायवर्सिटी। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मैं इसको थोड़ा रोक के आपको डायवर्सिटी बता रहा हूं, जैव विविधता, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी ये क्या है। जैसे मान लीजिए
ये हमारा एक जंगल है, इस जंगल में मान लीजिए पेड़ पौधे तो होंगे ही होंगे, नेचुरल है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं। अब यहाँ पर लॉयंस हैं, यहाँ पर टाइगर्स हैं, यहाँ पर बियर्स हैं, भालू हैं, यहाँ पर हेयर यानी खरगोश है, यहाँ पर चीता है, पैंथर, टाइगरस है, जो भी नाम आप ले सकते हैं वो सब है। हिरन है ना, और भी कौन हो सकता है, डॉग है, ये सारे लोग हैं, बकरी है, भेड़ है ना, गोट है, भेड़ है, सीप है, ये सब हैं। अगर ये सब हैं इस एरिया में, इस इकोसिस्टम में, तो ये इकोसिस्टम भरा पूरा परिवार है, अच्छा है, क्योंकि यहां पर अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, डाइवर्सिटी है, और जो जिसका भोजन है वो उसको खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो भोजन जिसके लिए बना है अगर वो उसको खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए इसमें बायोडाइवर्सिटी नहीं हुई और उसके चक्कर में क्या हुआ, मान लीजिए शेर है, अब शेर कभी बकरी को खा लेता है, कभी हिरण को खा लेता है, कभी भैंस को खा लेता है, भैंसा को खा लेता है, कभी किसी को खा लेता है, कभी किसी को खा लेता है, डाइवर्सिटी है। तो कम से कम ये नहीं होगा कि साहब हिरण की प्रजाति लुप्त हो जाए, समझ में आ रहा है, हिरण की प्रजाति लुप्त हो जाए, क्योंकि बकरी भी है तो बकरी को खा लेता है किसी दिन से। अब मान लो बकरी है नहीं, भेड़ है नहीं, तो शेर मजबूरी में किसको खाएगा, हिरण को खाएगा। तो डाइवर्सिटी कम होगी तो शेर का टारगेट हिरण ही होगा डेली, और डेली डेली अगर शेर हिरण को खाएगा क्योंकि भोजन तो बोलेगा, तो हिरण की क्या होगी, कमी हो जाएगी, आगे में जाके हिरण क्या हो जाएगा, विलुप्ति हो जाएगा। और मान लीजिए हिरण भी विलुप्त हो गया, अब शेर को लगी है भूख, आपका घर बना है यहां बढ़िया, आप सुबह सुबह ब्रश कर रहे हैं अपने घर में, और शेर का हिरण खत्म हो गया, अब शेर को खाना चाहिए, और भूखा क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, भूख से मर रहा है, वो सीधा शेर क्या करेगा, आपके घर पर अटैक करेगा और आपको ब्रश करते ही अपने मुंह में ले जाएगा, तो आपके लिए खतरा हुआ। यानी बायोडायवर्सिटी अगर है तो आप सुरक्षित हैं, अगर बायोडायवर्सिटी नहीं है तो आपका जीवन खतरे में है। इसीलिए ये जो बायोडायवर्सिटी है केवल पेड़ पौधे जीव जंतु जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हमारा जीवन सुरक्षित है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बायोडायवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है, और जितनी बड़ी खाद्य श्रृंखला होगी आप समझिए कि बायोडायवर्सिटी उतनी ही अच्छी है, और बायोडायवर्सिटी अच्छी है, खाद्य श्रृंखला लंबी है, उतना ही अच्छा है हमारे जीवन के लिए, उतना ही अच्छा है हमारे पर्यावरण के लिए, उतना ही अच्छा है संसार के लिए। और इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई भी खाद्य श्रृंखला हो लंबी हो, पर किसी इकोसिस्टम में लंबी होगी, किसी में छोटी होगी, जैसी भी होगी। अगर किसी खाद्य श्रृंखला का चित्रण हम कर दें तो उसको हम पिरामिड कहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला के उदाहरण के तौर पर आपको एक खाद्य श्रृंखला में बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आपको पिरामिड बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक खाद्य श्रृंखला है, मैं यहां लिख रहा हूं खाद्य श्रृंखला, इसको बोलते हैं फूड चेन। कैसे, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे, मैं घास का ले लेता हूं, ठीक है, घास की खाद्य श्रृंखला यहां लिखा है तो घास का ले लेते हैं, घास की खाद्य श्रृंखला लेता हूं, घास, ठीक है। घास कौन हो गए आपके, उत्पादक, ठीक है। स्तर देखा जाए तो ये प्राथमिक स्तर हो जाएगा, किसी भी खाद्य श्रृंखला का प्राथमिक स्तर ये होगा, प्राथमिक स्तर हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा, घास को किसने खाया, प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे मीडियम, तो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक स्तर की जगह हम इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक स्तर, और भी एक नाम देते हैं इसको शाकाहारी उपभोक्ता,
क्या कहते हैं इसको? शाकाहारी उपभोक्ता। इतने सारे नाम दे रहा हूं मैं इसको, यानी ये फर्स्ट स्तर है और ये सेकंड स्तर है। ये शाकाहारी उपभोक्ता है, यानी इस द्वितीयक स्तर पर जो आने वाले उपभोक्ता हैं वो शाकाहारी ही होंगे, चाहे उनकी जान चली जाए, मांस नहीं खाएंगे, वो सिर्फ क्या खाएंगे? शाक खाएंगे। ठीक है, शाकाहारी है, वेजिटेरियन नहीं टोटल। ठीक है, इस श्रृंखला में कौन आ सकते हैं प्राथमिकता के रूप में? उनका नाम ही लिखते हैं, जैसे हम मान लें टिड्डा, अकभुट्टा बोलते हैं ना अपन लोग, टिड्डा हरा होता है, वो उड़ता रहता है हमारे घरों में बरसात के सीजन में। टिड्डा कौन हो गया? हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, ये फूड चेन भी आप समझ लीजिए यहीं पर, मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा, यहीं पर आप समझ जाएंगे फूड चेन क्या होती है। अब इस प्राथमिक उपभोक्ता यानी टिड्डा ने घास को खाया, तो घास के अंदर जो एनपीपी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है, न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी है, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी? प्राथमिक उपभोक्ता में। यहां पर 10% एनर्जी का लॉ चलता है, यानी जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन हुई है घास में, उसका 90% तो इसने कंज्यूम कर लिया खुद में, और यहां सिर्फ कितनी एनर्जी आई है? 10% ऊर्जा ट्रांसफर हुआ है। खनिज पदार्थों का जो भी इसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आयरन है, कैल्शियम है, वो सब किस में आ गई? प्राथमिक उपभोक्ता में आ गई। लेकिन 10% आई, 100% कभी नहीं आती, क्योंकि ये कोई बेवकूफ थोड़ी है घास पेड़ पौधे, कोई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो स्वयं के लिए भी तो खर्च करेंगे। तो जो टोटल प्रोडक्शन करते हैं, जो ग्रॉस प्रोडक्शन होता है, उसका 90% स्वयं यूज कर लेते हैं, ओनली 10% ट्रांसफर होता है। इसे 10% ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब खाद्य श्रृंखला में ये कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसको कौन खाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता इसे कहेंगे तृतीय स्तर। तृतीय स्तर कहेंगे, और इसमें कौन आएंगे? मांसाहारी। इसमें कौन आएंगे? मांसाहारी उपभोक्ता। शब्द क्या जुड़ेगा? उपभोक्ता। मांसाहारी उपभोक्ता आएगा इसमें। अब ये मांसाहारी उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है। मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपने एक देखा हुआ शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है, एक सर्वहारी होता है, ओमनिवोरस। वो कहां रहेगा इस खाद्य श्रृंखला में? तो वो रहेगा इसमें। तो इसमें सर्वहारी भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एक सर्वहारी भी इसी में शामिल हो। कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये द्वितीय उपभोक्ता में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं मनुष्य। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आप सबका, क्योंकि मनुष्य को लेकर भारी कंफ्यूजन होता है। कुत्ता बिल्ली हमारे मित्र हैं तो इसी में आएंगे। कुत्ता है, बिल्ली है, जो दूध भी पी लेती है, रोटी भी खा लेती है, कुत्ता भी रोटी खा लेता है, दूध पी लेता है, जो भी है, तो ये सब सर्वहारी है, मांस भी खा लेते हैं, मनुष्य भी ऐसे ही है। तो ये द्वितीय उपभोक्ता में सब शामिल किए जाते हैं। अब यहां जो 10% ऊर्जा आई थी इस स्तर में, अब वो ऊर्जा का 10% को मैं 100% मान लूं, इसके पास तो 100% है, उसकी 10% यहां जाएगी। 10% ऊर्जा का सिद्धांत है, और इसका 90% यहीं यूज हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ऊर्जा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कम होती जाएगी, बहुत बड़ा लॉस होगा, और लास्ट में भाई साहब जो मांसाहारी होते बेचारों को बहुत कम ऊर्जा मिल पाएगी। इसीलिए वो हमेशा शिकार करते ही रहता है, हाल उसका पेट मतलब खाली हो जाता है यार। और ये लोगों को सबसे ज्यादा तो इनको मिल रही है सबसे, इसीलिए जो शाकाहारी लोग होते हैं ना, उनको ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है, एनर्जी ज्यादा मिलती है, मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं ना, उनको कम एनर्जी मिलेगी, कम मिनरल्स मिलेंगे। इसीलिए जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन इज द बेटर देन नॉन वेजिटेरियन, ऑलवेज सेज,
ऑलवेज सेड कि जो प्राथमिक यानी जो शाकाहारी लोग होते हैं वो मांसाहारियों से बेहतर होते हैं, अच्छा होते हैं, इसलिए हमें शाकाहारी बनना चाहिए अपने जीवन में। ओके, इसके बाद कौन आता है? तृतीयक उपभोक्ता। मैं यहां पर लिख देता हूं, अब इसको मैं इधर ले आता हूं नीचे। तृतीयक उपभोक्ता, इसे कहते हैं चतुर्थ स्तर। खाद्य श्रृंखला का कौन सा स्तर आ गया? चतुर्थ स्तर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी यानी मर जाएंगे पर ये शाकाहारी कभी नहीं हो सकते, ये सिर्फ मांस ही खाएंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? उच्च मांसाहारी, ठीक है। अच्छा, टिड्डे को किसने खाया? वो जरा द्वितीय उपभोक्ता में शो कर दीजिए आप। टिड्डे को कौन खा सकता है? टिड्डे को सांप ने खा लिया, तो इसमें कौन आ जाएगा? सांप। यहां लिख दूं मैं सांप, ये लीजिए, सांप ने खाया टिड्डे को, तो सांप हो गया द्वितीय उपभोक्ता। अब तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता कौन हो सकते हैं? उच्च मांसाहारी। अब सांप को कौन खा रहा है? सांप को खा रहा है आपका जो बड़ा सा पक्षी होता है, कौन खाता है? गिद्ध खा जाता है ना। तो इसमें कौन आ गया? गिद्ध आ गया। मैं यहां लिख देता हूं गिद्ध, बलचर इनको हम बोलते हैं, ये उच्च मांसाहारी में आ जाएगा। और भी हो सकते हैं, अगर यहां कुछ और है तो यहां भी कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये तीसरा उपभोक्ता जो लेके आया हूं चतुर्थ स्तर का, तृतीय उपभोक्ता उच्च मांसाहारी। ये कभी भी घास नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा, भले ही मर जाए, तभी तो इनको बोलते हैं उच्च मांसाहारी। तो ये और ये अपने ईमान पर डटे रहते हैं। तो इस खाद्य श्रृंखला में कौन आ गया? गिद्ध आ गया। आगे समझ में। और इसके बाद ये खाद्य श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अब आप अपघटक लिख सकते हैं यहां, ये कोई उपभोक्ता नहीं है, कोई स्तर भी नहीं है, क्योंकि अपघटक तो यहां भी काम कर सकता है, अपघटक यहां भी काम कर सकता है, अपघटक यहां भी काम कर सकता है, और अपघटक आपका यहां भी काम कर सकता है। अगर ये मर गए तो अपघटक उसको समाप्त कर देंगे, अगर ये मर गए तो उसको अपघटक समाप्त कर देगा, अगर ये मर गए ये तो इसको भी अपघटक समाप्त कर देगा। तो अपघटक तो कहीं भी काम करता है, इसीलिए इस खाद्य श्रृंखला में अपघटक को कहीं भी फिट किया जा सकता है। ये अपघटक जो होते हैं वो कौन होते हैं? बैक्टीरिया, कवक। ये बैक्टीरिया, ये कवक, ये कौन होते हैं? ये अपघटक होते हैं। इनमें ऊर्जा की मात्रा सबसे कम जाएगी, क्योंकि यहां मान लीजिए ये जो ऊर्जा था वो यहां पर आया द्वितीय में, इसकी 100% ऊर्जा मान ले तो यहां की ऊर्जा तृतीयक में आई तो कितनी आएगी? 10% ही आएगी। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये मान लीजिए कि यहां 100 घास में 100 थी यूनिट ऊर्जा की, तो यहां कितनी आएगी? 10% 10 यूनिट आएगी, और 10 की यहां 10% तो 0.1 ये आएगा, और यहां पर आएगा तो तृतीय में कितना आ पाएगा? 0.01। सिंपल। और यहां तो भैया मर गया तो बिल्कुल बेचारा, कम आएगी इसमें। तो कुल मिला के जैसे जैसे आप स्तर में बढ़ते जाओगे वैसे ऊर्जा की मात्रा भी कम होती जाएगी। यहां 100 यूनिट ऊर्जा थी तो यहां 10 यूनिट ऊर्जा पहुंची, यहां 0.1 यूनिट ऊर्जा पहुंची, और यहां 0.01 पर यूनिट ही पहुंची। ऊर्जा बहुत कम हो गई, 10% निकालेंगे उस हिसाब से। तो इस प्रकार से ये कोई भी खाद्य श्रृंखला होती है। अब इसी खाद्य श्रृंखला को अगर मैं एक चित्र में शो कर दूं तो उसे पिरामिड कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला समझ में आ गई? लगे हाँ, जब हम बात कर ही रहे हैं तो खाद्य जाल को भी समझ लेते हैं, नहीं तो फिर से चित्र बनाना पड़ेगा। खाद्य जाल क्या होता है? अब मैं खाद्य श्रृंखला की जगह क्या लिख देता हूं? खाद्य जाल। तो यही समझ लेंगे आप, खाद्य जाल, फूड वेव।
अभी खाद्य जाल क्या होता है, देखिए खाद्य जाल में ये होता है कि जरूरी नहीं है कि ये गिद्ध आपके सांप को ही खाए, टिड्डा को भी उठा ले जाएगा। जरूरी नहीं है कि इस यहां पर तृतीय उपभोक्ता, मान लीजिए द्वितीय उपभोक्ता सांप नहीं है, या हो सकता है टिड्डा नहीं हो, यहां पर मान लीजिए हिरन है, हिरन को हो सकता है मनुष्य मार के खा जाए, हो सकता है मनुष्य की जुगाड़ लगी तो यहां पर जो शेर है वो शेर मार के हिरन को खा जाए, है ना समझ में। यानी इस हिरन को जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जरूरी नहीं है कि द्वितीय उपभोक्ता ही खाएगा इसको, इसको कौन खा सकता है, तृतीय उपभोक्ता भी खा सकता है, आ रहा है ना समझ में। तो मतलब ये है कहने का कि जरूरी नहीं कि द्वितीय खाए इसको तृतीय। इसीलिए कहते हैं कि ये जो उपभोक्ता जो स्टेटस है, जो स्तर है, वो चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कि जो प्राणी तृतीय उपभोक्ता के रूप में जाना जा रहा है वो द्वितीय उपभोक्ता बन जाए, हो सकता है जो द्वितीय उपभोक्ता है वो आपका तृतीय उपभोक्ता बन जाए, नहीं बन सकता, तृतीय द्वितीय बन सकता है, द्वितीय तृतीय नहीं बनेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि लॉइन या शेर का जो उच्च मांसाहारी है वो जरूरी नहीं है कि तृतीय उपभोक्ता में है, वो द्वितीय उपभोक्ता में भी आ सकता है, यानी इसकी उपभोक्ता क्रम बदल सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि उपभोक्ता क्रम बदल सकता है, स्थिर नहीं है, पर यह स्थिर है, प्राथमिक उपभोक्ता स्थिर है, इसका क्रम यही रहेगा। क्लियर आ गया। तो फूड जाल में कौन किसको खा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब खाद्य श्रृंखला विकृत हो जाए, आप देख रहे हैं इधर का उधर हो रहा है, इसने उसको खा लिया, इसने उसको खा लिया, है ना। जैसे मान लीजिए टिड्डा है तो टिड्डा को मेढक ने खा लिया, टिड्डा को मनुष्य ने खा लिया, टिड्डा को सांप ने खा लिया, टिड्डा ने मान लिया पता चला शेर ने खा लिया, कोई भी खा लिया टिड्डू, तो ये श्रृंखला बिगड़ गई। तो जब खाद्य श्रृंखला का विकृत रूप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं खाद्य जाल, जंजाल सा हो जाता है, जाल सा बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। चलिए अब हम आगे की चर्चा करेंगे। अब मैं इसी खाद्य श्रृंखला को अगर चित्र माध्यम से बताऊंगा तो वो पिरामिड हो जाएगा। आइए पिरामिड की चर्चा करेंगे। देखिए पिरामिड क्या होता है, खाद्य श्रृंखला को जो चित्रीय रूप में प्रदर्शित किया था उसको पिरामिड कहते हैं। एक्चुअली में पिरामिड ऐसा होता है, ये पिरामिड है, इसे बोलते हैं सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड। और अगर इसी को मैं ऐसे बना दूं तो ये हो जाता है उल्टा, उल्टा पिरामिड, उल्टा हो गया। पिरामिड का हमेशा ये क्या होता है, शीर्ष, ये क्या होता है, आधार। ठीक है, हमेशा याद रखना कोई भी पिरामिड हो उसका आधार हमेशा चौड़ा होगा और शीर्ष हमेशा सकरा होगा। क्लियर। दूसरी एक चीज और मैं बता दूं, पिरामिड्स की ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है, तो एक नाम है, एक विद्वान है जिन्होंने चित्रों को बताया था, या कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला को चित्रण करने का जो काम किया सबसे पहले, उनका नाम है लिंडेमैन। आप नोट कर लें इसको, लिंडेमैन। तो लिंडेमैन जो थे उन्होंने सबसे पहली बार पिरामिड्स के बारे में बताया था और उन्होंने उल्टे सीधे पिरामिड्स को बताया। एक चीज तो ये हो गया, उल्टा होता है सीधा हो सकता है, हमेशा पिरामिड का चौड़ा आधार होता है, शीर्ष सकरा होता है। एक चीज ये कंफर्म है, एक चीज और कॉमन कंफर्म है कि जो चीज ज्यादा होगी, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो संख्या हो या भार हो, जो ज्यादा होगा वो चौड़े वाले हिस्से में आएगा और जो सकरा होगा वो शीर्ष वाले हिस्से में, मतलब कम होगा मात्रा में, संख्या में, वजन में, ऊर्जा में, वो सकरे वाले भाग में आएगा। जो कम है वो सकरे वाले भाग में, जो ज्यादा है वो चौड़े वाले भाग में। इसीलिए जो कुछ ज्यादा होगा, संख्या होगा, भार होगा, ऊर्जा होगा, वो हमेशा नीचे यानी आधार पे आएगा।
अगर मान लो आधार उल्टा बना ऊपर है तो यहां आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो ज्यादा है वो चौड़े वाले भाग में, तो जो कम है वो सकरे वाले भाग में आएगा। ये कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल। अगर ये आपने समझ लिया तो पिरामिड्स कुछ भी नहीं है, इजी है। अब लिंडेमैन ने 3 प्रकार के पिरामिड बताए हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे, तीनों पिरामिड्स को बताएंगे। आज के लिए इतना ही।